हम लोग चलते हैं कंपनी में, ठीक है। कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी में हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि कंपनी क्या है। तो कंपनी लोगों का एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब अपनी इच्छा से कोई भी आदमी कंपनी का सदस्य बन सकता है। कोई भी कानून किसी भी कंपनी का सदस्य बनने के लिए जोर नहीं कर सकता या हमें बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ कानून के नजर में होता है, ठीक है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व किसकी नजर में है, कानून के नजर में। कोई भी कानून हमें किसी कंपनी का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कंपनी व्यक्तियों का एक व्यक्ति समूह है और किसी भी कंपनी की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, ठीक है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर से ही बताएगा कि कंपनी क्या है, कि लोगों का एसोसिएशन है, लोगों का समूह है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। दूसरा, कंपनी क्या है, कि कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा, कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। जैसा कि हमने पार्टनरशिप में देखा था, जितने भी पार्टनर है, ABC जो भी है, सब में क्या होता है कि पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी के मेंबर और कंपनी अलग होते हैं। कंपनी जितने भी काम करती है सब अपने नाम से करती है, अपने नाम से बिल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के सदस्यों का दायित्व जनरली लिमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक अपना कॉमन सील होता है, सार्वभौम मुद्रा। उसके बाद कंपनी के सदस्य मतलब मालिक और उसका मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग होता है, ठीक है। अब कंपनी के अगर हम टाइप्स की बात करें, कंपनी की टाइप्स की बात करें, इसकी बात टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के टाइप्स कितने हैं, तो कंपनी के जो टाइप्स है वह होता है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, अंशों की राशि तक सीमित, अंशों की राशि तक सीमित, ठीक है। दूसरा में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कंपनी को गारंटी देते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। जितना गारंटी दिया गया उतना तक। उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो कंपनी का जो तीसरा टाइप होता है वो होता है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड। यह साझेदारी की तरह होता है, इसका दायित्व मतलब अनलिमिटेड है, जितना दायित्व हो जाएगा उतना। लेकिन व्यवहार में ऐसा कंपनी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लिमिटेड बाय शेयर की बात करें तो इसमें ना कंपनी को फिर से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरा वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा वन पर्सन कंपनी, इसको ओबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंदर पीवीटी लगाना होता है, ठीक है, पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। इसको सीधा लिमिटेड, ठीक है, ये वन पर्सन कंपनी होता है। पीवीटी लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो गया शॉर्टकट में। अपना नाम जो भी रखे उसके नाम के अंदर क्या लिखना होगा, पीवीटी लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंदर क्या लिखेगा, लिमिटेड। वन पर्सन कंपनी में क्या होगा, वन पर्सन कंपनी एक ही आदमी होता है, वन पर्सन कंपनी में
एक ही आदमी होता है, ठीक है, मतलब एक ही शेयर होल्डर्स होते हैं। अब बात करें कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2, और अधिक से अधिक 200। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7, अधिक से अधिक जितना शेयर इशू रहेगा ना उतना हो सकता है, ठीक है। 1% कंपनी में हमेशा एक ही आदमी होता है, ठीक है, 1% कंपनी में एक ही, ठीक है। अब अगर कंट्रोल के बेस के हिसाब से बात करें कि कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी के कितने टाइप है, 2 होते हैं। एक को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, या दूसरा को बोलते हैं सब्सिडी कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। अगर देश उसके बात करें तो एक राष्ट्रीय हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब विदेशी कंपनी एक विदेशी। अगर व्यापार के हिसाब से बात करें तो एक राष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, तो राष्ट्र में करेगा। साइज के हिसाब से करें स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। और बात करना है कि डॉक्यूमेंट इसके कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन है, तो पहला डॉक्यूमेंट में बात करें तो पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब बात करें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंपनी अंतर्निहित, कंपनी सीमा एवं प्राधिकरण। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वह कंपनी के उद्देश्य और दायित्व को निश्चित करता है, ठीक है। कंपनी का क्या उद्देश्य है, कितना दायित्व है और क्या लिमिटेशन है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अंतर्नियम क्या होता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी कौन कौन सा काम करेगा, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अंतर्नियम, कंपनी सीमा और अंतर्नियम। इसका क्या होता है, प्रतिबंध। जब भी कंपनी कौन से जारी करती है तो कंपनी अपने बारे में एक एक चीज इसमें लिख देती है। कंपनी का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, शेयर कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितना है, मतलब कंपनी के बारे में एक एक चीज जब इसमें लिख दिया जाता है, लिख करके इशूज करते समय इसको जारी करते हैं, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, हिंदी में कहते हैं प्रतिबंध, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिबंध। अब हम बात करें कि शेयर और शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें बात करना है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। जैसे कि अगर किसी आदमी को कोई बिजनेस करना है, तो अगर वह आदमी अकेले करता है, एक आदमी बिजनेस करता है, तो पूरा का पूरा पैसा उसी को लगाना होगा, पूरा का पूरा पैसा उसी को लगाना होगा। इस तरह के बिजनेस को क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। इसमें जो पूंजी होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, पूंजी, ठीक है। अब दूसरा जो बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इसके पूंजी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की संख्या अधिक हो जाती है, एक से ज्यादा मालिक हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी का पूंजी छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं
अगर हमको 10 लाख रुपए से बिजनेस करना है, कितने से? 10 लाख से, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर हम शॉर्टेड करते हैं पूरा पूरा पैसा इसी को लगाना होगा, इसलिए क्या हो गया कैपिटल। जब 10 लाख रुपए लगाना है और पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में 2 आदमी है तो 5-5 लाख लगाना होगा, तो क्या हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अब जब हम यही बात करें कंपनी की, जैसा कि जानते हैं कि जब बड़ा बिजनेस करना होता है, बहुत बड़ा बिजनेस करना होता है, तो हम लोग एक नए टाइप का बिजनेस सुनते हैं जिसमें होता है कंपनी। इसमें मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसमें क्या होता है कि इस पूंजी को 10 लाख रुपए के छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि इसमें 2 आदमी से 2 भागों में बांट तो 5-5 लाख हुआ, अगर 10 आदमी हुआ तो 1-1 लाख हुआ, अगर 20 आदमी हुआ तो 50-50 हजार हुआ। इसी तरह से जब इस पूंजी के टुकड़े को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 या 100 के टुकड़ों में बांट दिया छोटे छोटे भागों में, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और छोटे से टुकड़े को हम लोग बोलते हैं शेयर, एक टुकड़े को बोलते हैं शेयर, और उस दूसरे पूंजी को बोलते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी की पूंजी होती है, काफी व्यापार में सीधे पूंजी बोलते हैं, उसको साझेदारों की पूंजी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? अंश पूंजी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि टाइप्स कितने होते हैं शेयर के, शेयर कैपिटल की टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जिस कैपिटल से, पहला क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन कराते समय कंपनी को बताना पड़ता है कि किसी भी समय में हमारा पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है। दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहला क्या हो गया? ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके बाद होता है दूसरा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर होता है, इससे ज़्यादा कंपनी के पास पूंजी नहीं होगा, तो कंपनी को जब पूंजी की जरूरत होती है, जब पैसे की जरूरत होती है, तो वह कंपनी है ना अपना शेयर इशू करता है मार्केट में। चलो आप हम लोग हमारा शेयर खरीदो, शेयर क्या करो? खरीदो तो पैसे दो। तो कंपनी में लोग क्या करते हैं? पैसे लगाते हैं। तो जब लोगों को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तीसरा क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकृत पूंजी या फिर पंजीकृत पूंजी। इशूड को बोलते हैं निर्गमित पूंजी। ठीक है, सब्सक्राइब को बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल प्रार्थित पूंजी क्या होता है? तो पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसमें जनता ने खरीदने के लिए आमंत्रण किया है, आमंत्रण को स्वीकार किया है, अप्लाई किया है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल। सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सब्सक्राइब कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं होता। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। अगला कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। जब कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक बार में ना मांग करके धीरे धीरे लेती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? कंपनी मांगती है, जिसने भी सब्सक्राइब किया है उससे क्या होता है? पैसा मांगती है। जो पैसा मांगती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अगला होता है पेड अप, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? मांगी गई पूंजी में से जितना जनता ने दे दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, छठा अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड
कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, जितना हमने कॉल अभी नहीं किया जब तक उसको नहीं किया है अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जिसे आपने जनता के पास ही छोड़ दिया, किस उद्देश्य से, समापन के उद्देश्य से। इसे सिर्फ समापन के समय ही माना जाता है, सिर्फ समापन के समय ही माना जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। एक टाइप और होता है कैपिटल रिजर्व। क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का अंतर है, ठीक है। तो जब कैपिटल आइटम से हम लोग रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल आइटम से रिजर्व बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। जैसे कि अंशों के जब्ती से, अंशों के जब्ती से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। हमने शेयर समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो शेयर होता है ना, शेयर क्या होता है, शेयर कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी की पूंजी बटी रहती है छोटे छोटे टुकड़ों में। इस शेयर को दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और दूसरे को प्रेफरेंस शेयर, इसको हिंदी में कहते हैं समता अंश, समता अंश, इसको पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार शेयर को अंश, ठीक है। अंश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर ऑब्जेक्टिव और पूर्वाधिकार से कितने प्रकार, दो, कौन कौन, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होता है, कंपनी का वास्तविक मालिक जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होता है। शेयर होल्डर्स क्या होता है, जिसने शेयर खरीदा उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है, जिसने इक्विटी शेयर खरीदा उसको इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है, जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर क्या होता है, वास्तविक स्वामी होता है, जिसको लाभ भी सबसे अधिक मिलता है और कंपनी के समापन होने पर इसकी पूंजी भी वापसी सबसे अंत में होती है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसको एक पहले अधिकार, पूर्वाधिकार मतलब पहले अधिकार, ठीक है। किस बात का पहले अधिकार है, लाभ में हिस्सा पाने का और पूंजी की वापसी का, पूंजी की वापसी का। अब प्रेफरेंस शेयर के भी अलग अलग टाइप है, प्रेफरेंस शेयर के भी अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो उस तरीके से आगे हम नहीं जाते हैं। अब जो शेयर का इशू होता है, शेयर का इशू होता है वो दो तरह से होता है। इशू का मतलब क्या बोले हैं, जनता को खरीदने के लिए आमंत्रण करना। अब हम दो प्रकार से करते हैं, इशू करते हैं दो प्रकार से, एक पैसे के लिए और दूसरा कोई संपत्ति खरीदने के लिए, ठीक है, अदर देन कैश। एक कैश और कैश और दूसरा अदर देन कैश। जब हम लोग जनता को शेयर इसलिए बेचते हैं कि हमारे पास कैश आए, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर इशू फॉर कैश, ठीक है। जब हम लोग कैश के लिए किसी और काम के लिए इशू किए उसको बोलते हैं अदर देन कैश। जैसे किसी संपत्ति को खरीदने के लिए हमने उसको शेयर दे दिया, मतलब हमने संपत्ति दिया, शेयर दिया, उसको बोलते हैं अदर देन कैश, ठीक है। अब जो हम लोग इशू करते हैं तो इशू करने का ये मेथड है। इशू करने का सबसे पहले पेमेंट लेने का मेथड देख लेते हैं। तो पेमेंट लेने का दो मेथड होता है, पेमेंट लेने का दो मेथड होता है। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो लमसम मेथड, लमसम मेथड, एक मुश्त भुगतान। जब पूरा का पूरा पैसा एक ही बार ले लेते हैं, जितना लेना उसको कहते हैं एक मुश्त भुगतान। जब पूरा का पूरा पैसा एक बार में ना लेकर के धीरे धीरे ले, किस्तों में ले, उसको कहते हैं किस्त भुगतान, इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड, किस्त भुगतान और एक मुश्त भुगतान। एक मुश्त भुगतान होगा तो उसमें कोई लफड़े नहीं होता, सब एक के बार हो जाता है, ठीक है। किस्त में क्या होता है, अलग अलग किस्तों में होता है। इस किस्त का नाम होता है पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं आवेदन। दूसरा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को कहते हैं आवंटन। तीसरा फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना। चौथा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, द्वितीय और अंतिम याचना, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो पूरा पैसा एक बार में ले सकता है, चाहे तो दो बार ले सकता है, चाहे तो तीन बार ले सकता है, चाहे तो
4 बार में ले सकता है। ठीक है, जब एक बार मिलेगा तो कौन सा मेथड हुआ, एक मुश्त भुगतान लमसम मेथड, और जब एक से अधिक बार मिल गया तो किस्त भुगतान। ठीक है, अब जो पैसा लेता है शेयर इशू करता है 3 तरह से कर सकता है। इशू एट पार, इशू एट पार हिंदी में कहते हैं सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर निर्गमन। जब 10 का शेयर 10 में ही बेचा जाए उसको कहते हैं इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है प्रब्याजी पर। ठीक है, हिंदी में जो प्रब्याजी करते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। 10 का चीज 12 में, 10 का चीज 12 में बेचे, 12 में क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम कितना लेगा 2, जितना अधिक में बेचा जाए उसको कहते हैं प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, 10 का चीज 9 में इशू किया जाए उसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, 3 तरह से कर सकता है, प्रीमियम पर, पार पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, एक चीज और समझना है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, बकाया याचना क्या होता है, जब किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगे और उसने पैसा नहीं दिया उसको क्या कहते हैं, बकाया याचना, कॉल्स इन एरियर्स। जब किसी ने पहले ही दे दिया मांगने से पहले ही, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री को छोड़ दीजिए, तो थोड़ी हम कवर करते हैं। अब इशू के बाद हमें देखना है और फीचर। अगर हरण, अंशों का हरण, जब किसी शेयर होल्डर्स ने किसी भी कॉल का राशि देने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स। जब वह नहीं देता है उस पर कंपनी क्या करता है, उसके पास फिर भी अगर वह नहीं दिया कंपनी क्या करता है, उसके शेयर को जब्त कर लेता है। जब्त करने का मतलब क्या होता है कि उसने जो भी पैसा दिया है वह कंपनी का हो गया, उसको उस शेयर होल्डर्स का पूरे अधिकार देना जाता है, वह पैसा किसका हो गया, कंपनी का। बोलते हैं अंशों का हरण। अंशों का हरण कब होता है, जब कोई उधारी पैसे देने में चूक करता है, जब पैसा नहीं देता है तो उस समय क्या होता है, अंशों का हरण। अगला क्या है कि पुनर्निर्गमन, क्या होता है, पुनर्निर्गमन। ठीक है, इसी और ध्यान रखिएगा, हरण में एंट्री बनाना होता है कि अंश पूंजी खाता को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, कितना शेयर तो मांगी गई राशि, मांगी गई राशि को जब्त की गई अंश। अब क्रेडिट किसको करते हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स को, मतलब जब्त की गई शेयर, उसमें कितना जितना पैसा दे चुका है उन्हें अंशों की संख्या, जो भी कॉल उसने नहीं दिया उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, होता है जब्ती का एंट्री। हम देखते हैं रीइशू का। रीइशू का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्गमन। जब कंपनी जब्त किए गए अंशों को किसी और आदमी को दोबारा से बेच दी, उसको हम बोलते हैं अंशों का पुनर्निर्गमन। जब्त किए गए अंशों को जब दोबारा से निर्गमन हो जाए क्या बोलते हैं, अंशों का पुनर्निर्गमन। ठीक है, पुनर्निर्गमन का भी वही कंडीशन है, इसे ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्गमन कम से कम उतना राशि में होगा जितना दूसरे के यहाँ बाकी था। जैसे कि अगर हमने 10 रुपये का शेयर इशू किया था, 10 का शेयर इशू किया था और किसी आदमी ने हमको सिर्फ 6 दिया था, कितना दिया था 6, और बाकी कितना लगा दिया था 4। जब पुनर्निर्गमन करेंगे तो कम से कम 4 में, कम से कम 4 में डिस्काउंट ज़्यादा था, कितना दे सकते हैं 6। तो जब्त किए गए अंशों को जब पुनर्निर्गमित करते हैं तो उसमें डिस्काउंट की अधिकतम राशि हो सकती है कितना, तो पीछे जो प्राप्त हुआ था उतना। ठीक है, यह हो गया पुनर्निर्गमन। और ज्यादा में इशू कर दिए, जैसे 4 के बदले 5 में इशू किए थे, जो 1 रुपया होता है उसको हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व, इसको डालते हैं पूंजीगत संचय में। ठीक है,
डिबेंचर है। डिबेंचर क्या है? अगला चैप्टर जो है हमारा डिबेंचर्स का। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर्स इसको हिंदी में कहते हैं ऋण। क्या कहते हैं? ऋण। जब कंपनी अंश जारी ना करके ऋण पत्र जारी करती है। ऋण पत्र क्या है? तो जब कंपनी पब्लिक से कर्ज लेती है तो उसके बदले में एक प्रमाण पत्र उसे देती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र है जो आपने कंपनी को दिया है। और ऋण पत्रों पर क्या होता है कि जैसे कि शेयर में कुछ रिस्क होता है। रिस्क क्या है? कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होता आता भी नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ लोग क्या है कि वह रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, उस परिस्थिति को क्या करते हैं? डिबेंचर्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? जो उस पर लिखा रहेगा, तो पहले ही इसको तय हो चुका रहता है डिबेंचर्स में। तो ऋण पत्रों पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, और ब्याज दर क्या होता है? स्थिर होता है, उसमें लाभ कभी ज़्यादा नहीं होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हो। इसको भी इशू करने का वही तरीका है कि आप एक बार पूरा ले सकते हैं या किस्तों में ले सकते हैं। ठीक है। अमाउंट जो है वह एट पार इशू हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, डिस्काउंट से। पार का मतलब जितना का शेयर मतलब डिबेंचर है उतना ही में इशू किए तो एट पार, उससे अधिक में किए तो प्रीमियम, उससे कम में किए तो डिस्काउंट। ठीक है, छोटी बात। ठीक है। जिसने ऋण पत्र खरीदा उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है? तो शेयर कंपनी के पूंजी का भाग होता है और डिबेंचर कर्ज का भाग होता है। जिसने शेयर खरीदा उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जिसने डिबेंचर्स खरीदा उसको डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। शेयर में प्रॉफिट मिलता है और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के सामान्य सभा में मत देने का अधिकार होता है, और डिबेंचर होल्डर्स को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, डिबेंचर्स होल्डर कंपनी का देनदार होता है। ठीक है। एक चीज और है रिडेम्पशंस, ऋण पत्रों का शोधन। जब आपने ऋण पत्र इशू किया, कंपनी के लोगों ने क्या किया? उस ऋण पत्र को खरीद लिया और बदले में कंपनी को पैसा दिया। किस रूप में दिया? कर्ज के रूप में। तो उसके एक निश्चित टाइम के बाद क्या करना होता है? पैसा को वापस करना होता है, पैसा को वापस करना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऋण पत्रों का शोधन। अगर पूछिए कि ऋण पत्रों के शोधन से क्या समझते हैं? जब कंपनी ऋण पत्रों पर लिए गए राशि को वापस कर देती है, उसे हम लोग कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन। ठीक है। रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। अब हमें इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। नियम कानून क्या है? इसके लिए आपको दो रिजर्व बनाना होता है। एक को बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। ऋण पत्र शोधन संचय। ऋण पत्र शोधन संचय कितना बनाना होता है? तो शोधन की जाने वाली राशि के 25%। कितना? शोधन की जाने वाली राशि का 25%। कम से कम 25%, अधिक से अधिक 100%। ठीक है। और एक और होता है कि DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंपनी को जो पैसा वापस करना है उस पैसे का कुछ भाग किसी और कंपनी में लगा देना होता है, किसी बैंक में इन्वेस्ट कर देना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं DRI। ठीक है। तो DRI कम से कम कितना होना चाहिए? DRI की रकम कम से कम 15%। कितना? DRI 15% और DRR 25%। ठीक है। और पूछेगा DRR 25, DRI 15, कम से कम ज्यादा 100% पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब रहा बात की शोधन के सोर्स को भी समझना है। जब आपने किसी से लोन लिया है, लोन को सधाना है। लोन को सधाने के लिए आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप उसको सधाइएगा, पैसे को वापस करिएगा। इसी तरह से ऋण पत्रों के शोधन के भी सोर्स होते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे अच्छा उपाय होता है, आप कमाइए और कमा करके उसको कर्ज को सधा लीजिए, जिसको कहते हैं प्रॉफिट में से। क्या कहते हैं? प्रॉफिट में से। तो रिडम्पशन कहाँ से हुआ? प्रॉफिट से। पहला
दूसरा, अगर आपके पास कमाई नहीं है तो क्या करते हैं, एक दूसरा कर्ज कहीं से उठाते हैं, वहां से कर्ज लेकर के इस कर्ज को सधा देते हैं, ठीक है। लोन लेकर के सधा सकते हैं, या फिर नया डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, या फिर शेयर इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे सधा देंगे। अगर उससे नहीं है तो संपत्ति को बेच करके हम लोग सधा सकते हैं। ये क्या होता है, सोर्सेज होता है। कौन कौन, प्रॉफिट में से नए ऋण पत्रों को इशू करके या नए अंशों को इशू करके, उसके बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि पुराने ऋण पत्र को नए बदल, जैसे पहले से अगर हमको डिबेंचर इशू किया है 9%, मान लिया 9% इशू किया कि आपको 9% मिलेगा, उस समय हम क्या करते हैं, अगर नहीं सधा पाए तो उस समय वो पुराना वाला डिबेंचर ले लेते हैं और नया वाला डिबेंचर दे देते हैं, कहते हैं आपको 10% देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। वहां से भी नहीं हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, पुराने मतलब जितने भी संपत्तियां उसको बेचिए, वहां से सधाइए। ये होते हैं सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है।